Okay, so hello everyone. So we are discussing the solution of GATE 2023. तो इसका ये पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, तो आप पहले पार्ट 1 एंड 2 जो उसको आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन दिया था कि कंसिडर टू रियल फंक्शंस। तो आपको रियल फंक्शंस गिवन दिया है, दैट इज u ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया है, u ऑफ एक्स वाई आपको यहाँ पे गिवन है एंड v ऑफ एक्स वाई गिवन है। एंड ये जो ये एनालिटिक फंक्शन है, तो ये एनालिटिक फंक्शन है, तो उन्होंने बोला है कि a इंटू बी इंटू सी, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे पूछा है। अभी एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब कि ये सी आर कंडीशन जो है, सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है एनालिटिक फंक्शन की। कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो सी आर कंडीशन जो सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी आर कंडीशन जो है, तो सी आर कंडीशन क्या होती है। सो यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द सी आर कंडीशन, दैट इज अ डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी बाई डेल वाई, एंड दूसरी सी आर कंडीशन होती है डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सो दिस इज द सी आर कंडीशन। तो ये सी आर कंडीशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू जो है, ये क्या आपके पास जैसे 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये जो है, ये आपके पास वैल्यू जो है, ये डेल यू बाई डेल एक्स की है, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल वाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज 4by क्यूब प्लस 2c एक्स स्क्वेयर वाई। तो ये जो है, ये आपके पास है, ठीक है। देन अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर वाई का यहाँ पे कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वेयर का वाई का यहाँ पे कोफिशिएंट है। इफ यू कंपेयर द कोफिशिएंट, तो आपको 2c का वैल्यू मिलेगा 3, एंड यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो यहाँ पे 4b का वैल्यू मिलेगा आपको -1। दैट मीन्स यहाँ से मैं वैल्यू ऑफ c निकाल सकता हूँ। तो c का वैल्यू होगा आपका c/2, एंड b का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा -1/4। ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये पहले सी आर इक्वेशन जो है, पहला सी आर इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब दूसरा सी आर इक्वेशन यूज़ करोगे तो डेल यू बाई डेल वाई, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर। ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे होगा जैसे -4ax क्यूब, एंड यहाँ पे होगा -2cxy स्क्वेयर। ये जो ये आपको मिलेगा। देन अगर फिर से यहाँ पे आपको कंपेयर करने कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो -4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका -1/4। तो आपको यहाँ पे a b c का वैल्यू निकालना है, तो बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a b c आपको यहाँ पे मिल गया है। तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई करो a b c विच इज इक्वल टू होगा, तो a का वैल्यू है 1/4, b का वैल्यू है 1/4 विथ निगेटिव साइन, एंड c का वैल्यू आपके पास 3/2। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा कि a b c इज इक्वल टू, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 इंटू 3 16 इंटू 2, ये होगा आपका 3/32। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है, ये 3/32। दैट मीन्स ऑप्शन आपके पास जो आपका आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो ये जो ये क्वेश्चन था 43 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आप देखिए कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दिया था, एंड यंग ब्राइट फ्रिंज जो है उसके बारे में उन्होंने दिया था, एंड यंग कितना होगा वो आपको पूछा गया था। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसके लिए हमें पता है कि दिस, और यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, तो उसको अगर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी, तो बोथ बीम आर सेम। तो दोनों का बीम जो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आपके पास सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है आपके पास p²/2m। सो दिस p²/2 में इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट पहले मास के लिए मैं m1 करता, दूसरे के लिए मैं m2 करता, एंड ये दोनों इक्वल है। C16 के लिए ये 670 के लिए, एंड आपको पता है कि p इज इक्वल टू h/λ, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल h/p होता है। उसकी करस्पॉन्डिंग अगर हम p² निकालें, तो वो p² की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो यहाँ से हमें λ1 एंड λ2 का रेशियो जो है, रेशियो यहाँ पे हमें मिलेगा। देन वी नो दैट कि d sin थीटा इज इक्वल टू m λ। सो इफ वी टेक द थीटा इज अ स्मॉल, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। ये आप तभी कर सकते हैं जब थीटा इज इक्वल टू स्मॉल अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो sin थीटा इज इक्वल टू n λ/d, एंड इफ यू टेक द थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा थीटा। देन यहाँ पे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज n1 लैम्बडा 1 बाई d1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 बाई d2। तो यहाँ पे आपको d1 का वैल्यू पता है, d2 का वैल्यू पता है, एंड लैम्बडा 1 लैम्बडा की वैल्यू पता नहीं है, बट उनका रेशियो यहाँ पे हमें पता है। एंड देन यहाँ से अगर हमने n का वैल्यू अगर निकाला, क्योंकि n1 जो है ये n1 आपको यहाँ पे उन्होंने गिवन दिया था, दैट इज अ फोर्थ ब्राइट फील्ड। देखो यहाँ पे फोर्थ जो ये n1 गिवन दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। एंड इफ यू कैलकुलेट दिस तो n का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है। तो न्यूट्रॉन बीम विथ वेव वेक्टर k बार एंड एनर्जी 20.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफ्रैक्ट्स फ्रॉम अ क्रिस्टल विथ एन आउटगोइंग वेक्टर k प्राइम बार। One of the diffraction peak is observed for the reciprocal lattice vector g bar of magnitude 3.14 angstrom inverse. What is the diffraction angle? तो diffraction angle आपको पूछा है, एंड k बार जो मैक्स विथ एन, तो diffraction angle आपको चाहिए जो k बार के साथ बनाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें, सो एनर्जी आपको कितना गिवन दिया था, दिस इज 20.4। तो 20.4 इतना एनर्जी आपको गिवन दिया था। तो वी नो दैट द लैम्बडा की वैल्यू होता है h/2me। तो ये का वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लैम्बडा मिलेगा 2 एंगस्ट्रॉम। देन यहाँ पे अगर आप लैटिस वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो ये k प्राइम है, ये आपका होगा k, दिस इज अ g बार, दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये k एंड k प्राइम, और दिस इज अ ये जो है आपके पास k एंड ये जो है इसको बोलाता है g बार वेक्टर। तो यहाँ पे देखो कि ये कंडीशन आपको पता है, तो k बार एंड g बार, सो दिस k बार एंड g बार, इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल कितना, ये 90 डिग्री थीटा है, तो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड इसको सिंप्लीफाई करो तो साइन थीटा आपको ये मिलेगा। k इज इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, बस जस्ट इसमें साइन थीटा के यहाँ पे g जो है ये एक g और इस a g या कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है। तो k इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्बडा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, g का वैल्यू आपको गिवन दिया है, सो लैम्बडा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, एंड 4 पाई ऑलरेडी पता है। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा इज अ 30 या 30 डिग्री, दैट मीन्स आपके पास जो ऑप्शन बनेगा तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये ऑप्शन आपके सही नहीं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या बताया गया आपको, इन द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ द रेक्टेंगुलर लैटिस कांस्टेंट दिया आपको 6 and 4 एंगस्ट्रॉम, 3 इनकमिंग फोनॉन्स विद द सेम वेव वेक्टर इंटरेक्ट टू गिव 1 फोनॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेव वेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फोनॉन। तो यहाँ पे आपको ब्रिलियंट जोन जो है उसका रेक्टेंगुलर लैटिस कांस्टेंट जो आपको गिवन दिया था, तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि देखिए जो आपको गिवन दिया है, तो ये लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रिलियंट जोन। अब यहाँ पे फिर देखो कि फॉर एनी काइंड ऑफ फोटो इंटरेक्शन द रिजल्टेंट फोलन विल डेफिनेटली बाउंड विद इन द रिस्पेक्टिव ब्रिलियंट जोन बाउंड्री। तो यहाँ पे जो भी है तो ये ब्रिलियंट जोन की जो बाउंड्री है उसके अंदर लाई करना चाहिए दैट वेव वेक्टर, सो दैट रिजल्टेंट वेक्टर फोनन विल बाउंड विद इन दैट ब्रिलियंट जोन। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, तो π/6 एंड π/4। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस तो इसका आंसर आएगा ये, दैट इज इनवर्स। तो इसके बीच में जो इसके बीच में लाई करना चाहिए, है ना। सो जो भी आपके पास वेव वेक्टर जो है वो ये इस रेंज के बीच में लाई करना चाहिए, और इस रेंज के बीच में जो लाई कर रहा है वो सिर्फ आपका ऑप्शन सी सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो ये सी करेक्ट है। ये इसके पहले भी और एक गेट में सेम क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, सो दिस इज 0.48, ओके, सो दिस इज नॉट द 98, दिस इज अ 48। ठीक है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि फॉर कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ मास m एंड बाइंडिंग पोटेंशियल गिवन दिया था आपको, एंड आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉलिड इन हर्ट्ज आपको पूछा था। तो फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है, तो ये आपको पता है कि हमें पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, दैट इज del u by del r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट आपको मिलेगा r इज इक्वल टू r0, एंड आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होगा, सो दिस इज नथिंग बट 1/2 पाई। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इन ब्रैकेट v डबल प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाई m, है ना। ये जो ये फॉर्मूला आपके पास है ये पता है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड इट आउट दैट v डबल प्राइम। तो यहाँ पे v जो यहाँ पे u से डिफाइन किया गया है, तो इसका डबल डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट किया उसको r इज इक्वल r0 ने
और नॉट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा। तो इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, जस्ट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इन अ हाइड्रोनिक इंट्रैक्शन पाई नॉट्स आर प्रोड्यूस विद डिफरेंट मोमेंटा एंड दे इमीडिएटली डीके इनटू 2 फोटॉन्स। तो पाई जो है पाई नॉट डीके हो रहा है 2 फोटोन में एंड ओपनिंग एंगल कितना है थीटा बिटवीन देम, दैट मीन्स जो दो पायन का डीके होगा 2 फोटोन में तो इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है उन्होंने। अज्यूमिंग द ऑल डीके ऑकर्स इन द वन प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ थीटा एज अ फंक्शन ऑफ पाई नॉट मोमेंटम पी। तो यहाँ पे आपको ये जो थीटा एंड पी जो है इनके बारे में रिलेशन आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये पायन जो है ये 2 इसमें जो है ये डीके हो रहा है, सो फर्स्ट वन एंड सेकंड एंड ओपनिंग एंगल कितने इसके पास थीटा है। तो हमें मोमेंटम एंड थीटा के एंगल फाइंड आउट करना है, तो थीटा एंड मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स से पाई नॉट जो है ये रेस्ट पे था इनिशियली, है ना, एंड ये जो प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मैं अगर मान के चलूँ कि पाई नॉट अगर रेस्ट पे है तो वो डीके होने के बाद जो भी फोटोन होगा उनका जो नेट मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नेट मोमेंटम 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोटोन को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा एंड दूसरे फोटोन को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके नेट मोमेंटम 0 होगा। समझ रहे हैं? ऐसे बाकी कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है कि जब मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए ये एक मोमेंटम नीचे होगा एक मोमेंटम डाउन होगा, सो दैट मीन्स इनका जो एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मोमेंटम 0 तभी होगा जब आपका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ही बाकी आगे की चीज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए कि जब आपके पास मोमेंटम अगर 0 है तो थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। देखो मोमेंटम अगर 0 है तो यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम अगर 0 है तो थीटा 180 डिग्री मतलब कितना, 180 डिग्री मतलब पाई होना चाहिए। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो P 0 है, तो यहाँ पे P जब 0 है तो थीटा भी क्या है, यहाँ पे देखिए 0 है। यहाँ पे देखिए अगर जब P 0 है, सो इफ P इज 0 तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पाई है, बराबर ना। यहाँ पे P जब 0 है तो थीटा भी क्या है, यहाँ पे आपके पास 0 है। बट P जब 0 होगा तो थीटा आपका पाई होना चाहिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये ऑप्शन आपका बी सही नहीं है एंड ऑप्शन आपका डी सही नहीं। आई होप यू ये मेरे पीछे जा रहा है बट आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन आपके पास सही जो है सही नहीं होंगे। अब यहाँ पे बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो P0 है तो दोनों में आपका थीटा पाई दिया हुआ है। तो मैं आगे बढ़ता रहा, कुछ और थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इसको पाई लेट से पहला जो है ये रेस्ट मूवमेंट पहला मोमेंटम इनिशियल 0 लिया था, बट अब मैं यहाँ पे मान के चलता कि लेट से इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि ये जो पायन जो है ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका पी वाई मोमेंटम 0 होगा एंड पी एक्स मोमेंटम कुछ होगा। तो इसके पास जो पी एक्स मोमेंटम है आफ्टर डीकेइंग इसका भी पी एक्स मोमेंटम उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये बात करें तो फोटोन का मोमेंटम लेट से मैंने पी प्राइम लिया और यहाँ पे भी पी प्राइम लिया एंड इस मोमेंटम को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये जो पायन जो इसका पी वाई मोमेंटम 0 था, तो यहाँ पे देखो पी वाई भी 0 ही हो रहा है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट अलॉन्ग एक्स जो है ये दोनों का एडिशन होगा तो ये पी एक्स आपका बनेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो थीटा अगर पाई है तो पी 0 होगा। और इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जैसे, तो इस रिलेशन से पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप पी बढ़ाओगे आपका थीटा जो है थीटा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो पी क्योंकि दिस पी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी जो है ये फंक्शन ऑफ थीटा है। जैसे जैसे थीटा बदलेगा पी बदलेगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने दिया है जैसे जैसे पी बदल रहा है वो बोल रहे हैं कि थीटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में क्या मिला है, कॉस थीटा बाई 2। दैट मीन्स पी एंड थीटा में रिलेशन है, बट ये बोल रहे हैं कि थीटा जो ये पी पे डिपेंड ही नहीं है ना। अगर आप पी बदलोगे तो भी ये नहीं बदलेगा। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होगा। मेरे पीछे जा रहा है आप देख सकते भी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही रहेगा, ये बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा आपको इसमें सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं है सच। तो पार्टिकल जो इसको वेव फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन दिया था और आपको क्या फाइंड आउट करना, आइगन वैल्यू ऑफ यल स्क्वायर एंड यल जेड। तो अगर मैं बात करूँ तो यल स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो है, ये एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू होती है आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर यल इंटू यल प्लस 1। एंड अगर मैं यल जेड की बात करूँ तो यल जेड की आइगन वैल्यू होता है आपके पास एम एच क्रॉस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको यल एंड एम की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो देखो मैं तो आपको पता है आर ये होता है, तो आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड होता है आर कॉस थीटा, जैसे कि आपको कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन पता है। सो अब यहाँ पे देखो तो वेव फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस टू द पावर यल थीटा होता है और यहाँ पे कॉस थीटा है, दैट मीन्स यल का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यल का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लैम्बडा आएगा 2h क्रॉस स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आई में कुछ नहीं है, तो मैं इसको एडजस्ट करके लिख सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल माइनस -i05, तो इसको कंपेयर करो तो यम 0 मिलेगा। एंड तो इसका आंसर होगा 2h क्रॉस स्क्वायर एंड 0। तो 2h क्रॉस स्क्वायर एंड 0, दैट इज आपका ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी सही रहेगा, बाकी के ऑप्शन आपके सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो है ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म। जो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली एज इट इज क्लास में भी करके दिया है, मतलब सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था इस एग्जाम के पहले। तो आपको यहाँ पे जो है ये फाई पी आपको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पूछा था एंड साई ऑफ एक्स आपको गिवन दिया था। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ साई ऑफ एक्स का, तो साई ऑफ एक्स का ग्राफ आपको ये मिलेगा। तो इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अगर हम लिखे तो इसको नॉर्मलाइज करना है। सो यू ऑल ऑफ यू नो द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है अंडर रूट इंटीग्रेशन, ये -a2 प्लस ये दिया है तो -a2 प्लस है एंड साई स्टार साई दैट इज m स्क्वायर, यहाँ पे होगा dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से m का वैल्यू आपको मिलेगा 1/√2 एंड देन फाई ऑफ p का ये फॉर्मूला है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये आपको ये मिलेगा। सो दिस इज अ फाई ऑफ p एंड p। तो इसका ग्राफ अगर आप निकालोगे तो ये ग्राफ आपको ये आएगा। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे कि ये m है, अगर इसका मैं उसको घटाते जाऊँ, इसका लेंथ कम करते जाऊँ तो ये फाई ऑफ p पे क्या असर पड़ेगा, वो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, सो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 के, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h निकालना है और ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो ये आपको गिवन दिया है S1 बार एंड S2 बार। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ S1 बार एंड S2 बार को, तो ये आपके पास ये बनेगा। तो S1 S2, तो S1 का वैल्यू हाफ है, S2 का हाफ है, तो इनका रिजल्टेंट होगा S1 प्लस S2 एंड S1 माइनस S2, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा। एंड देन यहाँ पे S की वैल्यू 0 डाल दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपको मिलेगा। सो दिस S इज इक्वल टू 0 के लिए ये मिलेगा एंड S इज इक्वल टू 1 के लिए आपको ये मिलेगा। एंड देन आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी नथिंग बट द एनर्जी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्पिन 0 एंड 1 की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S इज इक्वल टू 1, तो S तो अवेलेबल कितने, 2 स्पिन अवेलेबल है नेट, एक है 0 एंड एक 1, तो 2 अवेलेबल है एंड 0 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ एंड 1 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, हाफ होगी। इसलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी आपके पास हाफ होगी एंड एनर्जी h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 माइनस 3h क्रॉस बाई 4 एंड ये कोएफिशिएंट 4 लैम्बडा बाई h क्रॉस यहाँ पे होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h जो है ये कितना आएगा आपका माइनस लैम्बडा जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ये जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आपने देखा तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन जो ये अगर आप देखें तो जेटली का जो बुक है, तो जेटली का बुक का प्रॉब्लम नंबर 5.4 एज इट इज छपा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप जेटली का बुक खोलोगे तो प्रॉब्लम नंबर 5.4 जो है क्वांटम मैकेनिक्स का जेटली बुक में, तो यही प्रॉब्लम आपको एज इट इज दिया है। तो आप जेटली का रेफरेंस लेके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर रेफर करिए जेटली प्रॉब्लम नंबर 5.4, जिसमें इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको, ये सॉल्व प्रॉब्लम है जेटली का, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड वैसे मैंने भी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो जेटली में जो दिया है वो थोड़ा सा अलग सोल्यूशन है, थोड़ा एक इसको सिंप्लीफाई मैनर में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है और आप जेटली का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इसका डिटेल सोल्यूशन जो डिटेल सोल्यूशन आपको अवेलेबल है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से था एंड उन्होंने दिया था कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज जो है फॉल one at a time on a Young's double slit apparatus. The separation between slits is d and the screen is placed at constant distance from the slit. What factor should d multiply by to maintain a constant fringe width? तो d जो है d को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो फ्रिंज विड्थ जो ये कांस्टेंट रहेगी। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है। D is a separation between S1 and S2 and capital D separation between slit and fixed screen। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है ये एंड उन्होंने कंडीशन दी है कि आपका D को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप दैट मीन्स डेल्टा बाई D मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये आपको बाल्मर सीरीज दिया है तो 1 बाय लैम्बडा, तो यहाँ से लैम्बडा आपको आएगा 4n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर माइनस 4। दैट मीन्स ये d को आपको इस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 4n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह दिया है कि अंडर पैरेटी एंड टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू। तो यहाँ पे आपको पैरिटी जो है पैरिटी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे पहले जो दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पे गिवन दिया है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये होता है दिस इज फॉर द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जब आप पैरिटी अंडर द एक्शन ऑफ पैरिटी तो पोजीशन चेंज होगा तो आर बिकम माइनस आर एंड यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो पी कैप इज इक्वल होगा माइनस पी। दैट मीन्स जो डायपोल मूवमेंट जो है डायपोल मूवमेंट जो है ये चेंज होता है अंडर पैरिटी। एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम E बाई एम ले आर बार क्रॉस पी बार तो अंडर टाइम रिवर्सल बिकॉज अगर पोजीशन लिया तो ये माइनस माइनस होकर प्लस होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट टाइम के हिसाब से आर चेंज नहीं होगा बट पी जो है पी आपका चेंज होगा बिकॉज पी होता है एम इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये जो है ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। इसका मतलब पी जो है ये पी इज ऑड अंडर पैरिटी एंड म्यू इज ऑड अंडर टाइम रिवर्सल। तो ऑड मतलब चेंज होना एंड इवन मतलब चेंज नहीं होना, बट दोनों में चेंजेस हो रहे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 56 की बात करूँ तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपको z इज इक्वल टू पाई पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पोल एंड ऑर्डर के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कि एफ ऑफ जेड आपको दिया है जेड स्क्वायर साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई टू दी पावर 4। तो यहाँ पे देख के आपको लगता है कि ये जो z इज इक्वल टू पाई सिंगुलर पॉइंट है जिसका ऑर्डर जो ऑर्डर 4 होगा, बट ऐसा नहीं है बिकॉज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 5z अपॉन जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड को आप दैट इज जेड माइनस पाई का पावर 4। तो सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे आता है जब इसको आप 0 पुट करोगे एंड डिनोमिनेटर 0 कब होगा जब z इज इक्वल टू पाई होगा। तो पहला डेरिवेटिव लीजिए और पहला डेरिवेटिव आप देखिए कि जी ऑफ जेड का पहला डेरिवेटिव z इज इक्वल टू पाई पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो पाई पे 0 हो रहा है तो आपको फिर से तो आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक 0 नहीं आता। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया तो भी 0 आता है z इज इक्वल टू पाई पे, फिर से एक बार 0 किया तो भी डिफरेंशिएट किया तो भी 0 आता है z इज इक्वल टू पाई पे। फोर्थ डेरिवेटिव अगर हम ले तो इसका आंसर आता है 24 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू पाई इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 4। बट आपको सिर्फ ये डिनोमिनेटर से नहीं आपको न्यूमरेटर के बारे में भी सोचना होगा। तो न्यूमरेटर में अगर आप z इज इक्वल टू पाई सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर होता है आपका 0, बट ये 0 नहीं आना चाहिए। इसका पोल ऑफ ऑर्डर 4 हम तभी बोलेंगे जब आपके पास फाई ऑफ z जो है वो सिंगुलर पॉइंट पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो उसका भी आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो फाइव प्राइम कर दीजिए। तो फाइव प्राइम अगर आपने किया तो ये होता है। तो फाइव प्राइम जो है उसको सिंगुलर पॉइंट पे फाइंड आउट किया तो 0 नहीं होता। इसका मतलब न्यूमरेटर से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि z इज इक्वल टू पाई इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर ऑर्डर कितनी है 4 एंड न्यूमरेटर की पावर कितना है 1। तो अगर न्यूमरेटर की पावर अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो उसको न्यूमरेटर के ऑर्डर से आपको माइनस करना पड़ता है। तो z इज इक्वल टू पाई इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। एंड अब यहाँ पे रेसिड्यू की बात करें तो z माइनस पाई इज इक्वल टू जब आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन t का कोएफिशिएंट आपको मिलेगा 1/6 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 4। इसीलिए इसका ऑप्शन जो ऑप्शन आपके पास होगा कि दिस अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 4 नहीं होगा एंड कोएफिशिएंट जो ये पाई/6 नहीं है एंड 2π/3 भी नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्लो मूविंग पाई माइनस पार्टिकल कैप्चर बाय द ड्यूटेरॉन एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूस 2 न्यूट्रॉन्स एंड ये रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। एंड
neutron and deuteron have intrinsic parity, whereas pi minus has a odd intrinsic parity. Yes, and S are the orbital and spin angular momentum respectively. So which of the following statement is true regarding two final neutron state? तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये आपको चीज़ें गिवन दिया था कि पाई माइनस ऑड इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी है एंड इस ड्यूटेरॉन की इवन है, तो इवन इंटू ऑड क्या होगा आपका, ऑड होगा, है ना। तो कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, इसका अगर नेट पैरिटी अगर ऑड है तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। तो इसका जो दैट इज यन एंड यन, तो ये ऑड होने के लिए एक इवन होना पड़ेगा, एक ऑड होना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो इनकी पैरिटी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, क्योंकि इवन इंटू ऑड हमेशा ऑड रहेगा। दैट मीन्स इट हैज़ अ ऑड पैरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो ऑड पैरिटी रहेगा। देन अब पैरिटी कैसे निकालते हैं आप, एल इज इक्वल टू -1 टू द पावर एल, एंड ये ऑड तभी रहेगा जब एल की वैल्यू आपके पास होगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो एस इज इक्वल टू आप 0 लो, 1 है बिकॉज ऑफ स्पिन, तो यल प्लस यस अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है यल इज इक्वल टू 1 हो सकता है, यल इज इक्वल टू 1 हो सकता है। यल इज इक्वल टू अगर आप 2 ले, लेट्स से यहाँ पे ऑप्शन यल प्लस यस इज नॉट नेसेसरी टू बी ऑड, बिकॉज यहाँ पे देखें कि यल प्लस यस जो है, ये यल प्लस यस यहाँ पे क्या रहा आपका 2 आ रहा है ना। सो ये ऑड होगा ऐसा नहीं है ना, ऑड होगा ऐसा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। यल इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 1, तो यल इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 1 हो सकता है। यल इज इक्वल टू 2, अगर इन्होंने यल इज इक्वल टू अगर 2 ले लिया, यल इज इक्वल टू इफ यू टेक द 2, तो ये इवन पैरिटी हो जाएगा, बट उन्होंने इवन पैरिटी हो गया तो ये वायलेट हो जाएगा, बिकॉज ऑड इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे आपके पास सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 जो ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला है एंड इसके मास जो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है, तो इसका आंसर है 340। देन यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पूछा था, तो ये जो है ये आपके पास क्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, तो उसमें बस ये जो वैल्यूज है इस वैल्यूज को आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। बस यहाँ पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करके भी दिया है, आपको जस्ट कैलकुलेशन करके आपको इसको चेक करना। तो इसका आंसर जो कितना था ये 4.917। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपका 63 नंबर का क्वेश्चन था। 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन अप atoms are arranged in a crystal lattice at temperature T. Z component of magnetic moment of each of these atom can be plus minus mu v. If P and Q are the probability of net magnetic moment of the solid being plus 2 mu v and 6 mu v, then what is the value of P upon Q? तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो ये क्या बोला उन्होंने कि इनका एनर्जी कितना हो सकता है, इनका एनर्जी हो सकता है एक तो 2 म्यू भी हो सकता है, नहीं तो 6 म्यू भी हो सकता है। ठीक है, एंड P कब है, जब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये कितना होगा 2 म्यू भी, एंड Q कब होगा जब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 6 म्यू भी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि Z कंपोनेंट मैग्नेटिक ईच ऑफ दिस मैग्नेट एटम्स कैन बी प्लस माइनस म्यू भी, मतलब यहाँ पे इसका जो एनर्जी, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूँ तो आपके पास यहाँ पे गिवन दिया है कितने पार्टिकल दिए हुए हैं आपको, 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स दिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अगर 6 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हमें पहला कितना एनर्जी चाहिए, 2 म्यू भी चाहिए। तो ये अप है इसका मतलब इसका एनर्जी है म्यू बी, इसका एनर्जी है म्यू बी, इसका एनर्जी म्यू बी है, इसका एनर्जी म्यू बी है, इसका एनर्जी नीचे है तो माइनस म्यू बी, एंड इसका नीचे है तो माइनस म्यू बी। तो देखो ये म्यू माइनस म्यू बी कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा, 2 म्यू भी मिलेगा, है ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ऐसे कौन से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अब हो सकता है कि मैं पहला जो पार्टिकल है इसको मैं डाउन स्टेट दूं और इसको अप स्टेट दूं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 टू द पावर कितने हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे इतने कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन होगा आपका 2 टू द पावर 6, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कैसे मैंने 4 अप रखे 2 डाउन रखे, तो 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या है कि 3 अप है 3 डाउन है, 4 अप है 4 डाउन है, 1 अप है 5 डाउन है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया। एंड इस टोटल कॉम्बिनेशन में म्यू भी आने के कितने चांसेस हैं वो हमें देखना है। तो कितने आपको अप चाहिए, 4 अप चाहिए और 2 डाउन चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कॉम्बिनेशन लेके तो टोटल कितने 6,
सी एंड कितने अप चाहिए आपको, टोटल 4 अप चाहिए, है ना। तो ये जो ये आपका प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरे में क्या है कि उन्होंने बोला कि एनर्जी होना चाहिए 6 म्यू बी, 6 म्यू बी एनर्जी होना चाहिए, इसका मतलब सारे के सारे ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 6 टोटल है, अप में कितने होने चाहिए 6, यहाँ पे अप में कितना होना चाहिए था 4, एंड टोटल कितना है 2 टू द पावर 6। तो P अपॉन Q आपको सॉल्व करना है, तो ये 2 टू द पावर 6 से कैंसिल होगा, तो बचेगा ये, तो P बाई Q आपके पास जो इसका आंसर होगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग एटम्स डिस्ट्रीब्यूट इन 4 डिफरेंट नॉन डेंजरेट एनर्जी लेवल्स। तो 4 एनर्जी लेवल्स में जो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दे ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज P। डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी P है, एंड दूसरे में भी डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी Q है, तो P एंड Q आपको चाहिए। तो यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल दिए, तो इवन न्यूक्लिया जब होता है तो उसको बोसॉन कंसिडर किया जाता है, और न्यूक्लिया है तो उसको फर्मियन कंसिडर किया जाता है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4He2 अगर देखो तो यहाँ पे 4 है, दैट इज 2 + 2, 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो ये 2 + 2 4, तो इवन है तो ये बोसॉन होगा। यहाँ पे 3 है, दैट इज 2 + 1, तो ये फर्मियन होगा। तो पहले मैं अगर बोसॉन की बात करूँ तो ये बोसॉन जो है ये आपके पास, एंड दे हैव गिवन कि ये आइडेंटिकल है, सो दे हैव गिवन कि आइडेंटिकल है और 4 स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो 4 स्टेट अवेलेबल, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बोसॉन है तो एक स्टेट में कितने रह सकते, कितने भी रह सकते, तो अवेलेबल 2 है तो 2 ही रहेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन से आप इसको ये 4 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये पहला है कि मैं दोनों इधर रखूंगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने, 10 कॉम्बिनेशन है। उन्होंने बोला है कि P इज अ प्रोबेबिलिटी कि डिफरेंट स्टेट में रहने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 10 है। तो डिफरेंट स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये डिफरेंट स्टेट में है क्या, नहीं है, डिफरेंट स्टेट में नहीं है, डिफरेंट स्टेट में नहीं है, डिफरेंट स्टेट में नहीं है। ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट स्टेट में है, यस, क्योंकि एक पार्टिकल नीचे के स्टेट में और एक ये स्टेट में, दैट इज दे आर इन द डिफरेंट स्टेट। तो ये डिफरेंट स्टेट में कितने कॉम्बिनेशन से, 1 2 3 4 5 6, तो आउट ऑफ 10 6 कॉम्बिनेशन होगा जो डिफरेंट स्टेट में होगा। एंड यहाँ पे अगर आप क्यों बोले तो ये बुक यहाँ पे क्या, ये फर्मियन है, फर्मियन मतलब एक स्टेट में एक ही रहेगा, तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 6। ये वाले जो है जैसे कि दोनों स्टेट में एक एक रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये फर्मियंस है। तो टोटल कॉम्बिनेशन है 6, एंड डिफरेंस पिन स्टेट में रहने के कितना है, 1 2 6 6, दैट इज 1, दैट मीन्स P बाई Q इज इक्वल टू 6/10, दैट इज 0.6। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, द 2 आइडेंटिकल बॉडीज केप्ट एट टेम्परेचर 800 Kelvin and 200 Kelvin act as the hot and the cold reservoir of an heat engine respectively, assuming that they are heat capacity C and independent of temperature and they do not undergo any phase change. The maximum work done can be obtained from the heat engine is N into C joule. What is the value of N? तो N का वैल्यू आपको पूछा है, तो यू नो दैट कि Q1 इज इक्वल टू ये होगा, Q2 ये होगा, तो वर्क डन आपका होता है Q1 माइनस Q2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एंट्रोपी होता है 0, तो ये T1 से T C1 dt बाई T, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करो तो T प्राइम आपको मिलेगा अंडर रूट T1 T2। तो यहाँ पे आपके पास दिस T प्राइम इज नथिंग विद द T, है ना। तो ये T जो ये T आपको क्या मिलेगा, T1 अपॉन T1 T2। तो यहाँ पे T1 पता है, T2 पता है, -2 T1 T2, तो ये मैक्सिमम वर्क डन जो होगा इफ़ यू कैलकुलेट दिस, तो ये जो ये आपको मिलेगा 200, ठीक है। तो ये जो PDF जो PDF में आपको ये PDF आपको डी फिजिक्स के एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो आप डी फिजिक्स का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको ये जो PDF है ये PDF आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो these are the all the questions, so thank you so much all of you, bye bye, take care and happy learning.